रास्ते में सू वानरों और मू वानिंग एक लगातार मेरी ड्राइविंग और हिम्मत की तारीफ करते जा रही थी, लेकिन गू किंग हान ने आगे रेयर व्यू मिरर से एक अजीब सी मुस्कान के साथ बाई निंगबिंग की तरफ देखा। मैं उनकी तारीफों से थोड़ा शर्मा गया था, पर बाई निंगबिंग तो आते ही अपना अलग हिसाब बराबर करने में लग गई। फोंग युआन, मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार आज जैसी हरकत मत करना। क्यूई जू काफी बदला लेने वाली लड़की है, मेरे और उसके मैटर में तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात तो चिंता वाली थी, पर उसमें वार्निंग का देसी तड़का लगाना मैडम के लिए जरूरी था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि क्यों मुझे पहले कभी भनक तक नहीं लगी कि बाई निंगबिंग मुझसे प्यार करती है। मैं मुस्कुराया, मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बाई निंगबिंग थी। गाड़ी में बैठी सू वानरों और मू वानिंग को लग रहा था जैसे उन्हें जबरदस्ती टन्स ऑफ रोमांस का डोज दिया जा रहा हो। सिर्फ ड्राइव कर रही गू किंग हान थोड़ी बची हुई थी हमारे इस अचानक हुए रोमांटिक हमले से। घर आने के बाद अंदर घुसने से ठीक पहले बाई निंगबिंग अचानक रुकी। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा जो अपने कमरे में घुसने ही वाला था, और थोड़ी अजीब सी हिचकिचाहट के साथ मुझसे पूछा, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा था कि मुझे चोट लगेगी या नहीं? उसे मेरी वो बात याद आ गई जब मैं उसकी जगह रेस करने वाला था। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, गेस कर। क्या गेस करूं? हम क्या छोटे बच्चे हैं जो घर घर खेल रहे हैं? बाई निंगबिंग और आगे कुछ पूछने ही वाली थी, तभी मेरी आवाज उसके कानों में पड़ी। बाई आंटी ने मुझे तेरा ध्यान रखने को बोला है। ये कहकर मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा बंद कर दिया। बाई निंगबिंग बाहर खड़ी एकदम हैरानी से सुन पड़ गई थी। बस इतना ही? सिर्फ उसकी वजह से? पिछले कुछ घंटों से जो उसके दिल में फीलिंग चल रही थी वो एक झटके में जमीन पर आ गिरी। उसका सीना भारी हो गया। उसने गुस्से में एक लंबी सांस छोड़ी और एक फीकी सी हंसी हंसी। मुझे पहले से पता था यही होगा। एक्सपेक्टेड था। इतना भौकाल किस बात का है? मेरा दिलविल नहीं आया उस पे, और इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं आएगा। वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में घुसी, गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। नहाते वक्त भी बाई निंगबिंग के दिमाग में मेरी वो आखिरी बात घूम रही थी। बाई आंटी ने मुझे तेरा ध्यान रखने को बोला है। जब वो नहाकर बाहर आई, उसने आईने में अपने सूजे हुए नीचे के होंठ को देखा। उसे इस चोट की वजह याद आई और अचानक उसके गाल लाल हो गए। जब शुरू में टक्कर हुई थी तो दर्द के मारे दिमाग में कोई आशिकी वाले ख्याल नहीं आए थे, पर अब ध्यान से सोचने पर यह चोट इसलिए लगी क्योंकि मेरे होंठ उसके होठों से जोर से टकराए थे, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि उसका फर्स्ट किस मैंने चुरा लिया था। और नहीं सोच सकती मैं इस बारे में। बाई निंगबिंग ने जोर से अपना सिर हिलाया। वो कब से एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव करने लगी थी। वो बस एक हादसा था और कुछ नहीं। अपने खुद के दिल से सची होने से कतराती हुई बाई निंगबिंग बिस्तर पर लेटे ही उसने सबसे पहले मैडम बाई को कॉल लगाया। कॉल पर मैडम बाई ने बताया कि वो कल वापस आ रही हैं। बाई निंगबिंग को इसमें घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसने तो बातों में उलझाकर मैडम बाई से असल बात उगलवा ली थी, और इस बात का प्रूफ मिल गया था कि उन्होंने वाकई मुझे उसका ध्यान रखने की रिक्वेस्ट की थी। बाई निंगबिंग ने गुस्से में कंबल से अपना सिर ढक लिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे गुस्सा किस बात का आ रहा है। नींद आ नहीं रही थी तो उसने अपना फोन निकाला और अपनी सहेलियों के साथ गेम खेलने का प्लान बनाया। शायद उसका दिमाग खराब हो गया था, पता नहीं क्यों उसने चोरी छिपे मेरी चैट खोली और फिर मेरा मूवमेंट्स अपडेट देखने लगी। मैंने बस 10 मिनट पहले ही पोस्ट किया था, एकदम नया अपडेट। वीडियो एक 1v1 गेम का था और वो उन दोनों प्लेयर्स को जानती थी। एक था प्रो प्लेयर शैनमिंग और दूसरा था मैं। कैप्शन में सिर्फ 2 शब्द थे, शैनमिंग। इतनी रात गए मैं शैनमिंग के साथ गेम खेल रहा था। बाई निंगबिंग झटके से उठ बैठी और होश उड़ी हालत में फोन की स्क्रीन को घूरने लगी। चाहिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, और इस कैप्शन का क्या चक्कर है? उन 2 शब्दों में बाई निंगबिंग को पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, और ठीक उस वक्त मैं शैनमिंग से चैट कर रहा था। शैनमिंग ने मुझे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था, पर मैंने सीधा मना कर दिया। विल्ले बैठे थे तो मैंने उसके साथ एक मैच खेल लिया। इस गेम में शैनमिंग ने मस्त खेला था, एकदम गॉड लेवल वाले मूव्स दिखाए थे। मुझे लगा वीडियो कड़क है तो मैंने उस क्लिप को पोस्ट कर दिया और उसे मेंशन भी कर दिया। कुछ देर चैट करने के बाद शैनमिंग ने सीधा मुझे कॉल लगा दिया। मैंने 2 सेकंड सोचा और कॉल उठा लिया। शैनमिंग, मैं बोल चुका हूँ, मुझे ज्वाइन नहीं करना। मुझे मनाने की कोशिश मत कर, कोई फायदा नहीं होगा इसका। फोन के उस पार से आदमी की मजबूर सी हंसी सुनाई दी। ठीक है भाई, लगता है तूने अपना मन बना लिया है, पर एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी तुझसे। क्या काम है? बात चली रही थी कि मेरे कमरे के बाहर किसी ने हल्के से नॉक किया। कौन है? मैंने पूछा और दरवाजा खोलने चला गया। बाई निंगबिंग बाहर खड़ी थी। उसके होठ एकदम सूखे और सफेद पड़ चुके थे। एक हाथ में कॉटन स्वैप था और दूसरे हाथ में दवाई। बाई निंगबिंग ने नोटिस किया कि मैं फोन पर किसी और से बात कर रहा हूँ। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी ठंडी निगाहों से मुझे घूरा। जरा दवाई लगा दे मुझे। दवाई? मैंने उसके सफेद होते होठों को देखा और मुझे उसकी पिछली वाली चोट याद आई। मैंने उसके हाथ से कॉटन और
और दवाई ली। आजा अंदर। वो हिचकिचाते हुए चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। मैंने बोतल का ढक्कन खोला, उसके सामने खड़ा हुआ और हल्का सा आगे झुका। सिर थोड़ा ऊपर कर। बाई निंगबिंग ने चुपचाप बात मानी और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। मैंने कॉटन में दवाई लगाई। जैसे ही वो उसके होठों के जख्म पर लगी, उसे थोड़ी जलन हुई। बाई निंगबिंग की ठंडी आंखें मुझे देख रही थीं, मेरे हद से ज्यादा हैंडसम चेहरे को घूर रही थीं और वो नेचुरली टेंशन में आने लगी। उसके घुटनों पर रखे हाथ हल्के से कस गए थे। मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट थे। जब मैंने नोटिस किया कि बाई निंगबिंग घबरा रही है, मुझे लगा उसे दर्द हो रहा है। थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, थोड़ा दर्द होगा। उसके गले से एक हल्की सी आवाज निकली। तभी अचानक उसे याद आया कि वो यहाँ आई किस लिए थी। तू अभी किससे बात कर रहा था? हमारे अभी के रिलेशन के हिसाब से ये सवाल थोड़ा अजीब और रूड था, पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में छुपी टेंशन को पढ़ा और मुझे अचानक कुछ समझ आया। मैं मुस्कुराते हुए बोला, शैनमिंग, तू शैनमिंग से कॉल पर बात कर रहा था? उसकी आवाज अचानक से तेज हो गई। मैं एकदम से चौंक गया। मेरा हाथ हिला और कॉटन उसे चुभ गया, लेकिन बाई निंगबिंग को इस छोटी सी चोट की कोई औकात नहीं लगी। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। इतनी रात गए तू शैनमिंग से बात कर रहा है? क्या तुम दोनों काफी क्लोज हो? तुम दोनों? बोलते बोलते बाई निंगबिंग को अचानक होश आया कि वो अपनी लाइन क्रॉस कर रही थी। उसकी नजरें एक सेकंड में डार्क पड़ गई। उसने एक फेक स्माइल दी और अपनी इज्जत बचाने के लिए बोली, मैंने सुना है शैनमिंग लड़कों को ऑनलाइन प्यार में फंसाकर गेम खेलता है, तू उसके चक्कर में मत आना। ये कहने के बाद उसे खुद लगा कि उसने थोड़ी सस्ती बात कर दी है। मैं बाई निंगबिंग की ऐसी बातों पर पूरी तरह से हंस पड़ा। मैंने एक हल्की हंसी के साथ कॉटन कचरे में फेंक दिया और दवाई की बोतल बंद की। टेंशन मत ले, मैं और शैनमिंग सिर्फ दोस्त हैं। मेरी बात सुनकर बाई निंगबिंग के दिल को थोड़ी शांति मिली, लेकिन अगले ही पल मेरी बात को ध्यान से सोचकर वो दिमाग घुमाने लगी। दोस्त? उसे क्या फर्क पड़ता है? उसने जल्दी से कवर अप करने की कोशिश की। मुझे बस चिंता थी कि कोई तुझे बेवकूफ ना बना दे। टेंशन क्या ले रहा हूं मैं? ये तेरा अपना मैटर है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसकी तरफ चिड़चिड़ी नजर से देखा। मोहतरमा बोल कुछ और रही थी, पर दिल में कुछ और था। अभी भी वही पुराना एटीट्यूड दिखा रही थी। तो फिर बाई मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। अब काफी रात हो चुकी है, जाकर सो जाओ। मेरे कमरे से बाहर निकाले जाने के बाद बाई निंगबिंग ने शर्माते हुए अपनी नाक को छुआ। उसने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं थोड़ा इरिटेट हो गया था? कुछ ही दिनों में मंथली एग्जाम शुरू होने वाले थे और मैं अपने आखिरी दिनों का पूरा टाइम बस पढ़ाई में लगा रहा था। बाई निंगबिंग के नजरिए से मैं पागलों की तरह मेहनत कर रहा था, ये सोचकर कि मेरा अकेला जिंक सिटी आना आसान नहीं था और एग्जाम्स का तगड़ा प्रेशर भी था। उसको थोड़ा बुरा लग रहा था। उसने एग्जाम्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले और सोचा कि वो आकर मुझे अच्छे से समझाएगी। 2 दिन तक चुपचाप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न सेट करने के बाद जब मैं बाहर से आकर बैठा, बाई निंगबिंग एकदम सीधी होकर बैठी, मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने के लिए एकदम रेडी। मैं बस उसके बगल में बैठा ही था कि आगे बैठी सू वनरो एक नोटबुक लिए घूमी और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। युवान युवान, ये नोट्स मैंने पहले बनाए थे, इसमें मंथली एग्जाम्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तू एक बार देख ले। मैं थोड़ा चौंक गया। असल में मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी, पर यह सू वनरो का प्यार था, इसलिए मैंने खुशी खुशी उसे पकड़ लिया। थैंक यू, किसी दिन पक्का तुझे मस्त खाना खिलाऊंगा। टच, इतनी फॉर्मेलिटीज मत कर। सू वनरो मुंह से तो दिखावा कर रही थी, पर दिमाग में उसने अपना मेनू पहले ही सेट कर लिया था कि उसे क्या दबाना है। बाई निंगबिंग साइड में बैठी हैरानी से होश उड़ाए सब देख रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था, युवान युवान, ये कमीनी सू वनरो, वो इसके इतने क्लोज कब से हो गई? मैं फांग युआन की बचपन की मंगेतर हूँ, औकात में रहो। ये क्या है? सू वनरो ने मेरी डेस्क पर रखी नोटबुक देखी और उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बाई निंगबिंग ने झटके से वो नोटबुक छीन ली और डेस्क पर वापस पटक दी। मेरी है तेरी है तो तेरी ही रहेगी, क्या मैं इसको देख भी नहीं सकती? सू वनरो को हंसी आ गई। उसी पल बाई निंगबिंग को ऐसे लगा जैसे उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके दिल का राज पढ़ लिया हो। वो एकदम अनकंफर्टेबल हो गई। उसकी हिचकिचाती हुई चोरों जैसी नजरों से मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया था कि सीन क्या है। उसे नोटबुक को इतने प्यार से प्रोटेक्ट करते देख मैंने उसकी पोल नहीं खोली और टॉपिक घुमाने में उसकी मदद की। मैंने सू वनरो से पूछा कि वो कब फ्री है, मैं उसे पक्का ट्रीट दूंगा। बाई निंगबिंग चुपचाप हमारी बातें सुनती रही। पूरा दिमाग आग बबूला हो रहा था। पूरी सुबह उसने अपना गुस्सा दबाया रखा, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ब्रेक टाइम के दौरान मुझे शैनमिंग का कॉल आया। शैनमिंग ने मुझसे पूछा कि क्या मैं निंगबिंग को पसंद करता हूँ, इसलिए पिछली बार मैंने उसके लिए बदला लिया था। मेरा होठ नेचुरली एक कातिलाना मुस्कान में बदल गया। हाँ। बाई निंगबिंग डेस्क पर सिर रखे सो रही थी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने मेरा वो खूबसूरत सीन देख लिया। उसने माथे पर शिकन लाकार गहराई से सोचा, ये किससे बात कर रहा है और इतना खुश होके क्यों मुस्कुरा रहा है? स्कूल के बाद बाई निंगबिंग अपना बैग टांगे दरवाजे पर मेरा वेट कर रही थी। मैं बाई निंगबिंग को बताना भूल गया था कि आज मुझे कुछ काम है। उसे वहां बाहर ऐसे वेट करते देख
मुझे अपने अंदर एक छोटी सी गिल्ट फील हुई। बाई निंगबिंग, तू पहले निकल जा, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। काम? बाई निंगबिंग ने अपने आईब्रोज सिकोड़े। क्या इसका कनेक्शन उस कॉल से है जो तू अभी कॉरिडोर में कर रहा था? उसका चेहरा एकदम टाइट हो गया था और उसकी शार्प जॉलाइन पर एक स्लाइट मूवमेंट हुआ। ठीक है, मुझे भी कुछ काम था, तेरा मुझे घर छोड़ने का लोड भी गया। ये कहकर वो लंबे कदमों से वहां से निकल ली, बोली और बस चल दी। एक पल के लिए भी वहां रुकी नहीं। मैं हैरानी से उसकी दूर जाती हुई पीठ को देखता रहा और बेबस होके मेरे होठों से एक फीकी सी हंसी निकल गई। अभी भी इतनी बचकानी क्यों है ये? मोंडोला का असली नाम केकिंग था। वो भी कभी एक प्रो प्लेयर थी और गेम में मेरे और उसके रिलेशंस काफी सॉलिड थे। फिर अचानक से वो गायब हो गई। मैं और वो सिर्फ ऑनलाइन ही जानते थे एक दूसरे को। रियल लाइफ में कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। इसलिए जब उसने नेट छोड़ दिया तो मैंने भी उससे कभी कांटेक्ट नहीं किया। इस बार जब शेनमिंग ने बताया तब मुझे जाकर पता चला कि मोंडोला भी एक स्टूडेंट ही है। आखिर हम जानते तो थे ही एक दूसरे को, और ऊपर से मोंडोला ने गेम में मेरी बहुत बार हेल्प की थी। शेनमिंग की भेजी हुई फोटो देखकर मेरे होश उड़ गए थे। केकिंग तो एक लड़की निकली। मैंने उसे एक झटके में इसलिए पहचान लिया क्योंकि अपने पिछले जन्म में मैंने केकिंग का एक इंटरव्यू देखा था जब उसने लड़कियों वाले कपड़े पहने थे। केकिंग फर्स्ट हाई स्कूल में पढ़ती थी और वो हमारे लिन हाई स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। बस 2 गलियां क्रॉस करनी थी और फर्स्ट हाई स्कूल का मेन गेट आ जाता था। मैं स्कूल के गेट पर उसके आने का वेट कर रहा था और जैसे ही वो आई मैं आगे बढ़ा और हेलो बोला। मैं से तियान एक्सिया हूँ। अचानक से तियान एक्सिया नाम सुनकर केकिंग के चेहरे पर बिना किसी वार्निंग के एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ढलते सूरज का नजारा एकदम मस्त था और एक हैंडसम लड़का और एक खूबसूरत लड़की हमेशा लोगों की अटेंशन खींच ही लेते हैं। ऊपर से केकिंग तो फर्स्ट हाई स्कूल की स्कूल ब्यूटी थी। हम दोनों का एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने का वो सीन बाकी स्टूडेंट्स ने अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया और सीधा स्कूल के फोरम पर डाल दिया। और दूसरी तरफ बाई निंगबिंग आलसी की तरह आराम से सोफा पर टेकी हुई बैठी थी। सू वानरॉ ने हंसते हुए पूछा, तुझे आज क्या हो गया है? किसने पंगा लिया तुझसे? बाई निंगबिंग ने अपना चेहरा टाइट रखा और कुछ नहीं बोली, पर उसके दिमाग में चल रहा था, इस टाइम तक तो वो घर आ चुका होगा ना। एक अजीब सी फीलिंग के साथ उसने अपना फोन निकाला। सोच रही थी कि थोड़ा टेस्ट करने के लिए मैसेज करके देखती हूँ। तभी अचानक उसने सेकेंड हाई स्कूल की मू वानिंग का भेजा हुआ मैसेज देखा और एकदम से उसकी लंबी कटीली आंखें फटी की फटी रह गई। बाई निंगबिंग झटके से उठी और तेजी से बाहर की तरफ भागी। अरे बाई सिस्टर, कहाँ जा रही है? मेरा वेट तो कर। सू वानरॉ जल्दी से उसके पीछे भागी। दूसरी तरफ मैं और केकिंग कंधे से कंधा मिलाकर स्कूल से बाहर निकले। मैंने तुरंत उसके आइडेंटिटी वाली बात का खुलासा नहीं किया, बल्कि उसके साथ पुरानी कुछ मजेदार बातें करने लगा। पुरानी बातें याद करके केकिंग के होठों पर धीरे धीरे एक हंसी आई। साफ दिख रहा था कि उसकी लाइफ अभी ज्यादा खुशी से नहीं कट रही है। मैंने अपने कदम रोके और उससे पूछा, केकिंग, शेनमिंग ने मुझे तुझे मनाने भेजा है ताकि तू वापस टीम ज्वाइन कर ले, पर अब मुझे ये ज्यादा जानना है कि क्या तू किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है? उसके होठों पर आई हंसी मेरी इस बात से 1 सेकंड में गायब हो गई। उसने बिना पलके झपकाए मुझे घूर कर देखा। मेरे मैटर में तू मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मेरे चेहरे पर कंफ्यूजन आ गया। तभी अचानक सामने से एक बेहद घटिया और कमीनी हंसी की आवाज आई। वाह, क्या इत्तेफाक है। मैंने और केकिंग ने एक साथ उस बोलने वाले बंदे को देखा। जो बंदा सामने था उसके साथ पूरी चमचों की फौज थी। दोनों हाथों पर टैटू थे और चेहरे से एकदम खौफनाक लग रहा था। ये कुत्ता क्यूईजू नहीं तो और कौन था? केकिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आज क्यूईजू उससे पंगा लेने ही आया था। उसने जल्दी से धीमी आवाज में मुझे बोला, हम कुछ दिन बाद बात करते हैं। उसे लगा उसने धीरे बोला है, पर क्यूईजू के कानों से ये बच नहीं पाया। क्यूईजू के चेहरे का मांस थोड़ा हिला। सपने देखना बंद कर। मैं हंस पड़ा। पिछली बार इस कमीने ने गाड़ी चढ़ाकर बाई निंगबिंग को उड़ाने की कोशिश की थी। मैंने अभी तक उस बात का हिसाब बराबर नहीं किया था इससे, और ये कुत्ता खुद अपनी मौत मरने मेरे सामने आ गया था। क्यूईजू ने अपना हाथ हिलाया और उसके कुत्तों ने आगे बढ़कर हमारा पीछे भागने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब तो भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। केकिंग ने क्यूईजू को एकदम आग बबूला होती आंखों से घूरा। क्यूईजू, जो भी करना है मेरे साथ कर, मेरे दोस्त को टच मत करना। क्यूईजू ऐसे हंसा जैसे कोई मस्त जोक चल रहा हो। चुप कर, तुझसे ज्यादा तो मुझे आज इसकी औकात दिखानी है। मेरी औकात दिखाएगा? मैं मुस्कुराया, अपनी कलाई को घुमाते हुए थोड़ा स्ट्रेच किया और फिर केकिंग को अपने पीछे खिंचकर प्रोटेक्ट कर लिया। मैं संभालता हूँ, मुझे भी इसका भौकाल थोड़ा टेस्ट करना है। ये बोलकर मैं एकदम चिल होके एक एक कदम आगे बढ़ाया और क्यूईजू की तरफ चल दिया। क्यूईजू ऐसे हंसा जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुनने मिल गया हो। तू मुझे सबक सिखाएगा? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक तेज हवा का झोंका उसके कानों के पास से निकला। सही टाइम पे बच गया वो कमीना। मेरी एक घूम के मारी गई केक खाली चली गई। मेरे होठों पर एक बड़ा मुस्कान आ गई थी। वो तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। अब मैं ठीक से तेरी कुटाई करने वाला हूँ। जैसे ही एक प्रो प्लेयर हाथ चलाता है, सामने वाले को औकात समझ आ जाती है। मेरी लात ऐसी स्पीड से आई थी, उसमें से हवा चीरते हुए आवाज आई थी। क्यूईजू को तुरंत समझ आ गया था कि उसने चू कर दी है और मुझे हल्के में ले लिया है। ये लड़का मस्त फाइट करता है, तभी तो डर नहीं रहा था। क्यूईजू जोर से चिल्लाया, ओए कुत्तो, खड़े क्या हो? आओ यहाँ मदद करो। जो पहले पीछे रास्ता ब्लॉक किए थे
वो फट के हाथ में आते ही जल्दी से आगे भागे मदद करने। केकिंग ने एक तगड़ी साइड किक मारी और पहले आने वाले फटू को जमीन सुंघा दी। उसने एक ठंडी स्नॉट मारी, तुम लोगों की फाइट मेरे साथ है। बस ऐसे ही दोनों साइड से भयंकर मारपीट शुरू हो गई। क्यूई जू ने थोड़ी सांडा सीखी थी, उसे लगा था वो संभाल लेगा और उसकी इतनी बुरी हालत नहीं होगी, पर उसने अपने भौकाल को थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। कुछ मूव्स के बाद ही जब उसके हाथ मेरी पावर से सुन्न हो गए तो 1 सेकंड में ही उसकी सरेंडर करने की इच्छा जग उठी, पर मैंने उसे मुंह खोलने का रत्ती भर भी चांस नहीं दिया। मेरी अटैक की स्पीड बिजली से भी तेज और खतरनाक थी। कुछ ही मिनट्स के अंदर क्यूई जू जमीन पर पड़ा कुत्ता बन चुका था। उसकी पूरी बॉडी फ्लैट थी और गाल रोड पर रगड़ खा रहे थे। मैंने उसके सिर पर अपना पैर रखा हुआ था और उसका मुंह टेढ़ा होकर बस रोने वाली आवाज में भीख मांग रहा था। बॉस माफ कर दो। मैं थोड़ा नीचे झुका और क्यूई जू की तरफ देखकर एक खतरनाक हंसी हंसा। क्या अभी भी तुझे मेरी औकात देखनी है? क्यूई जू में भला अब कहाँ हिम्मत बची थी आगे कुछ भौंकने की। नहीं नहीं। तभी मेरे पीछे से एक चमचा हाथ में डंडा लेकर दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। वो जोर से चिल्लाया, बॉस मैं मदद करने आया हूँ। मैंने झटके से टर्न लिया और सीधा अपनी भारी टांग से एक लात उठाकर उस चमचे के कंधे पर दबा दी। उस प्रेशर की से वो बंदा जिंदा अपने घुटनों पर जमीन में धंस गया। उसका डंडा पटक करके नीचे गिर गया। उसके कंधे में ऐसी आग लगी हुई दर्द उठी कि वो रो पड़ा। हीरो भाई जान बख्श दो। मैंने वहां एक खतरनाक और ठंडी हंसी हंसी। ठीक उसी वक्त गली के पीछे से सू वानरों के हाफने की आवाज आई। निंगबिंग मेरा वेट तो कर, मैं और नहीं भाग सकती। बाय निंगबिंग। मेरे चेहरे पर आई वो कुटिल हंसी एकदम जम गई। मैंने तुरंत अपना पैर नीचे उतारा, पलटकर बाई निंगबिंग की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं किसी हाल में बाई निंगबिंग के आगे अपना गुंडा अवतार नहीं दिखा सकता था, पर किसने सोचा था कि उस क्यूई जू के फटू कुत्ते में अचानक थोड़ी मर्दानगी जग जाएगी। जब उसने मुझे उधर भागते देखा, जमीन से डंडा उठाया और पीछे से कायर हमला करने की तैयारी कर ली। जब बाई निंगबिंग दौड़ती हुई आई, उसने ठीक यही सीन देखा। उस मोमेंट पर उसकी तो जान निकल ही चुकी थी, कलेजा मुंह को आ गया था। बच के! मैंने उस हमले को आराम से डॉच किया और सीधा भागकर उसके सामने पहुंच गया। बाई निंगबिंग मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी और पूरी टेंशन के साथ पूछा, तू ठीक तो है? कहीं लग तो नहीं गई ना? मैं मुस्कुराया और अपना सिर हिलाकर बोला, नहीं, एक खरोंच तक नहीं आई। बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया और फिर केकिंग को देखा। ये चल क्या रहा है इधर? केकिंग सामने खड़ी थी और जमीन पर हर तरफ पिटे हुए लोग पड़े थे, जिसमें क्यूई जू भी शामिल था। क्यूई जू की हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी। केकिंग ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं और बाई निंगबिंग एक दूसरे को जानते होंगे। मैंने अपनी भावें उचकाई। जो तू सामने देख रही है बस वही हुआ है। बाई निंगबिंग को याद आया कि सिर्फ केकिंग की वजह से आज मेरी जान खतरे में आई थी, इसलिए वो उसे एकदम खराब नजरों से देखने लगी। पर उसने उसे कुछ बोला नहीं, क्योंकि असल पंगा लेने वाला कुत्ता तो क्यूई जू ही था। क्यूई जू ने बाई निंगबिंग को देखा तो चुपचाप उधर से खिसकने का प्लान बनाने लगा, पर बाई निंगबिंग की आवाज ने उसे वही रोक लिया। मेरी प्रोटेक्ट की हुई चीजों पर हाथ डालने की हिम्मत कहां से आई तुझमें? लगता है अब तुझे जिंदा नहीं रहना। क्यूई जू ने रोते हुए सड़ी हुई शक्ल बनाई और इससे पहले कि वो कुछ एक्सप्लेन कर पाता, बाई निंगबिंग ने उठाकर उसे एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। क्यूई जू को सबक सिखाने के बाद बाई निंगबिंग ने मुड़कर केकिंग को देखा तक नहीं और मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ खींचकर ले गई। मुझे वहां से जाता देख केकिंग के मुंह से अचानक निकला, रुको एक मिनट। बाई निंगबिंग के कदम वहीं रुक गए। मैं पीछे मुड़ा। केकिंग ने नंबर्स की एक लाइन बोली, ये मेरा नंबर है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुझे नेक्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट करूंगा। ये बोलकर मैंने अपना फोन निकाला और उसको सेव कर लिया। मेरे इस हरकत को देखकर बाई निंगबिंग का गुस्सा आसमान फाड़ चुका था और वो गुस्से में हंसने लगी। खमीना मेरे सामने खड़े होकर किसी दूसरी लड़की का नंबर सेव कर रहा है। मैं क्या यहाँ मरी पड़ी हूँ? उसने अपने दिल को समझाते हुए दिलासा दिया। शांति रख, गुस्सा मत कर। मैं तो बस दादाजी की बात मानकर उनके दोस्त के पोते का ध्यान रख रही हूँ। पर उसके चेहरे पर ऐसी बर्फ जमी हुई थी जो किसी को भी डरा दे। वो मेरा हाथ घसीटते हुए लंबे लंबे कदम बढ़ाकर आगे चल दी। बाई निंगबिंग मुझे पकड़कर घर ले आई और मुझे उसके आसपास का माहौल काफी भारी लग रहा था। मुझे थोड़ी देर बाद दिमाग में आया तो मैंने पूछ ही लिया, बाई निंगबिंग तू गुस्सा है क्या? बाई निंगबिंग ने पीछे घूमकर मुझे देखा। उसने तब ये रियलाइज किया कि वो मुझसे कोई कड़वी बात बोल ही नहीं सकती। नहीं, उसने मुंह से तो बोल दिया कि गुस्सा नहीं है, पर अंदर ही अंदर बुरा मान रही थी। गुस्से से भरी आवाज में पूछा, तू उसके किंग को कैसे जानता है? ये पूछकर उसको अचानक लगा कि जैसे वो ज्यादा ही इंटरफियर कर रही है इस मैटर में। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने तुरंत ऐड किया, ये तो तू मेरे घर मेहमान बनकर आया है, इसलिए एक वेल विशर की तरह बता रही हूँ तुझे। अपनी जान को यूं ही खतरे में मत डाला कर हमेशा। मैं उसकी आंखों में साफ देख पा रहा था। बाई निंगबिंग की पूरी जल रही थी। मैंने बस स्माइल किया। समझ गया बाई निंगबिंग, थैंक्स। जो पिछले पल तक गुंडे वाली लुक में थी, वो बाई निंगबिंग अगले ही सेकंड ऐसी फ्यूज हुई गुब्बारे की तरह फुस हो गई। अरे इतना ज्यादा थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, छोटी सी बात ही बस वैसे ही कर दी। और ये बात खत्म करते करते वो पिघल चुकी थी और उसके कान एकदम लाल हो गए थे। मैं जा रही हूँ अपने रूम में, डिनर आंटी ल्यू तुझे दे देंगी। बैम! उसने जोर से खींचकर मेरे बिल्कुल सामने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने अपनी नाक पर हाथ फेरा और सोचा, खतरनाक आइटम है, कसम से नाक पर पड़ने वाला था। कमीनी,
अगर मेरी फिक्र है तो सीधा मुंह खोल के बता देना, हर बात पर इतना एटीट्यूड क्यों देना है। मैं वापस अपने कमरे में आया और जाकर मरहम लिया। बाई निंगमिंग की गर्दन पर एक स्क्रैच था। वो उस वक्त लग गया था जब मैं खतरे से बचाने के लिए उसे खींच रहा था, तब गलती से मेरे नाखून से छिल गया था। बाई निंगमिंग नहाने के बाद बाथरूम से बाहर आई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो एक पल को रुकी। उसके दिमाग में आया कि शायद दरवाजे पे मैं हो सकता हूँ। ये सोचकर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर आई और डोर खोला। बाई निंगमिंग ने अपने चेहरे की स्माइल को दबाते हुए एक फेक हंसी मारी। क्या काम है तुझे? मैं बाई निंगमिंग को क्रॉस करके कमरे के अंदर गया। बाई निंगमिंग मेरे पीछे पीछे आई। अचानक मैं मुड़ा और एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। बाई निंगमिंग ने घबराकर एक कदम पीछे लिया। मैंने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे और एक झटके के साथ बाई निंगमिंग को बेड पर बिठा दिया। अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए बाई निंगमिंग ने अपने दोनों हाथ पीछे बेडशीट पर टेक दिए। उसकी आवाज अचानक से कांपने लगी। तू आखिर करना क्या चाहता है? मैं उसके ऊपर झुका हुआ था। अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले गया और भारी आवाज में बोला, तुझे क्या लगता है? बाई निंगमिंग टेंशन के मारे एकदम सुन्न पड़ गई। उसके हाथों में पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। जब मैंने देखा कि वो इतनी घबरा गई है कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही, तो मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। मुझे उसे और परेशान करना ठीक नहीं लगा। मैं थोड़ा साइड हुआ और बाई निंगमिंग की गर्दन के पास गया। अपनी उंगली पर थोड़ी दवाई ली और हल्के से उसके स्क्रैच पर लगा दी। जब मैंने देखा कि वो हिलने की कोशिश कर रही है, मैं भारी आवाज में बोला, हिल मत, दवाई लगा रहा हूँ। बाई निंगमिंग का दिल ऐसी जोर से धड़क रहा था जैसे कोई ढोल बज रहा हो। उसकी काली आंखें बिना पलकें झपकाए मुझे दवाई लगाते हुए देख रही थी। उसकी पलकें हल्के से फड़फड़ाईं। मैं सीधा खड़ा हुआ। हो गया। बाई निंगमिंग ने अगले ही सेकंड अपने दिल की हलचल को छुपा लिया। एक छोटी सी खांसी मारी, अपना चेहरा साइड कर लिया और शर्माते हुए बोली, थैंक्स। मैं थोड़ा मुस्कुराया। मेरी आवाज भी नेचुरली सॉफ्ट हो गई। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। अगर तू मुझे बचाने नहीं आती तो तू वहां क्यों ही जाती? और ये चोट शायद तेज भागने के चक्कर में लग गई है ना? जो बाई निंगमिंग अभी तक धड़कते दिल से बैठी थी, मेरी ये बात सुनकर जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया हो, वो एक सेकंड में भड़क गई। उसने जल्दबाजी में और गुस्से से बोला, कौन गया वहां तुझे बचाने? मैं तो बस वहां से गुजर रही थी, बस ऐसे ही रास्ते में मदद कर दी। मैं कोई स्पेशली तुझे ढूंढने नहीं आई थी। मैं तो बाई निंगमिंग की इन उल्टी सीधी बातों का आदी हो चुका था। वो जितना ज्यादा चिढ़ती थी, उसकी बातों और दिल में उतना ही उल्टा फर्क होता था। मैंने अपनी हंसी दबाई और पूरे पेशेंस के साथ उसकी बात में हाँ मिलाया। ठीक है, मेरी गलती है, चाहे रास्ते चलते ही सही, लेकिन आखिर में तूने ही मुझे बचाया ना, तो थैंक यू यार। बाई निंगमिंग को अचानक ऐसी फीलिंग आई जैसे मैं उसे बहुत पैम्पर कर रहा हूँ। थोड़ी शर्म और अपने यूजुअल एटीट्यूड के साथ उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और लाल गालों के साथ बोली, तुझे पता है यही काफी है। बाई निंगमिंग को दवाई लगाने के बाद मैं वहां से निकलने वाला था। जैसे ही मैं मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगा, बाई निंगमिंग को अचानक कुछ याद आया और उसने आवाज दी, एक मिनट रुक। मैं मुड़ा और पूरे ध्यान से उसे देखने लगा, जिसे देखकर बाई निंगमिंग को एक अजीब सा वहम होने लगा कि शायद मैं उसे पसंद करता हूँ। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसे लगा कि वो थोड़ी ज्यादा ही बेशरम हो रही है। उसने एकदम ठंडे टोन में कहा, वो के किंग, उसके साथ थोड़ा कम उठा बैठा कर। वो हमेशा पंगे लेती रहती है। अगर तू उसके ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा तो फालतू की प्रॉब्लम में फंस जाएगा। मुझे पता था कि बाई निंगमिंग असल में मेरी फिक्र कर रही थी। मैंने हंसकर कहा, टेंशन मत ले, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने ये क्लियर नहीं किया कि मैं के किंग से और मिलूंगा या नहीं, पर जवाब एकदम साफ था। मेरे जाने के बाद बाई निंगमिंग का खूबसूरत चेहरा एकदम डार्क पड़ गया। उसका दिल पूरी तरह से बोझ और गुस्से से भर गया। अपना होमवर्क खत्म करके बेड पर लेटने के बाद बाई निंगमिंग ने वो स्क्रीनशॉट देखा जो मू वानिंग ने उसे भेजा था, जो फर्स्ट हाई स्कूल के किसी स्टूडेंट ने फोरम पर पोस्ट किया था। उस फोटो का बैकग्राउंड फर्स्ट हाई स्कूल का बास्केटबॉल कोर्ट था और उसमें मैं और के किंग थे। ढलते हुए सूरज की रोशनी में वो लड़की एकदम गोरी और खूबसूरत लग रही थी और मैं एकदम हैंडसम लग रहा था। हम दोनों के बीच बस 1 मीटर का फासला था और एक दूसरे को काफी प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। बाई निंगमिंग को इस पिक्चर में क्लियरली रोमांस की झलक दिख रही थी। उसके चेहरे पर और ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन छा गया। उसने झटके से अपना फोन साइड रखा, कंबल ओढ़ा और सोने चली गई। और दूसरी तरफ मैं केकिंग के साथ चैट कर रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर लिया था। केकिंग की गेमिंग स्किल्स इतनी गॉड लेवल थी कि टीम ने उसे स्पेशल परमिशन दे रखी थी कि उसे रोज ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, बस वीकेंड्स पर अपने टीममेट्स के साथ थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती थी। पहले तो वो टीम की मेन प्लेयर थी, पर बाद में पता नहीं किस वजह से उसने टीम छोड़ दी। हालांकि मैं शेनमिंग के कहने पर उसे मनाने आया था कि वो टीम वापस ज्वाइन कर ले, पर मैंने इस टॉपिक पर ज्यादा जोर नहीं डाला। केकिंग एक स्टूडेंट थी और उसका मेन फोकस पढ़ाई ही होना चाहिए था, पर उसे देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल खुश नहीं है और मैं जानना चाहता था कि आखिर उसके उदास होने की वजह क्या है। पर केकिंग ऐसी लड़की थी जो जल्दी अपना मुंह नहीं खोलती। हमने थोड़ी देर और बात की, पर मुझे कुछ भी ढंग की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो जाहिर सी बात है मैं उसकी मदद भी कर पाया। केकिंग को गुड नाइट बोलने के बाद मुझे बाई निंगमिंग का वो गुस्से से भरा चेहरा याद आया
जब वो केकिंग के बारे में बात कर रही थी। मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। छोटी बच्ची जल रही है, अब इसको अच्छे से मनाना पड़ेगा। अगला दिन वीकेंड था। बाई निंगबिंग बहुत जल्दी उठ गई। ब्रश वश करके जब वो नीचे आई, उसे एक मस्त खुशबू आई। वो खुशबू ऐसी थी जो आंटी ल्यू कभी बना ही नहीं सकती थी। बाई निंगबिंग तुरंत समझ गई कि ये मास्टर शेफ काम मेरा ही है। किचन में मैडम बाई एक छोटे बच्चे की तरह मेरे आसपास घूम रही थी और बीच बीच में खुशी से चिल्ला रही थी, वाओ फांग युआन, तू तो बहुत कमाल है, तेरा बनाया हुआ खाना कितना टेस्टी लग रहा है। मैडम बाई के मुंह में चोरी से खाया हुआ सूप डम्पलिंग भरा था, इसलिए उनकी आवाज थोड़ी अजीब सी आ रही थी। जब मैंने देखा कि मैडम बाई को खाना इतना पसंद आया है तो मैं नेचुरली मुस्कुराया और बोला, आंटी अगर आपको पसंद आया है तो जब भी मैं फ्री रहूंगा आपके लिए बना दिया करूंगा। मैडम बाई ने खुशी से अपना सिर हिलाया। सच में ये तो बहुत बढ़िया है। मैडम बाई का दिल एकदम बच्चे जैसा था। सिर्फ मेरा बनाया खाना टेस्टी लगने की वजह से उन्होंने दिमाग में ये पक्का कर लिया था कि वो बाई निंगबिंग की शादी मुझसे ही करवाएंगी। बाई निंगबिंग किचन के दरवाजे पर खड़ी इस हंसते खेलते परिवार वाले सीन को देख रही थी। मैं खाना लेकर टेबल पर आया। बाई निंगबिंग की नजरें तो जैसे मुझ पर चिपक ही गई थी। जब उसे अपनी इस हरकत का एहसास हुआ, उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया। मेरा हैंडसम लुक कुछ ऐसा था कि कोई भी लड़की फिदा हो जाए। बाई निंगबिंग ने अपने दिल पर हाथ रखा, जो अभी थोड़ा नॉर्मल था। शायद ये प्यार व्यार नहीं है, बस एक हॉट लड़के को देखकर नॉर्मल रिएक्शन है। उसने अभी मुश्किल से अपने दिमाग को शांत किया ही था कि पीछे से उसने मेरी आवाज सुनी, बाई निंगबिंग। वो अचानक से बुरी तरह चौंक गई और तेज आवाज में बोली, क्या है? मैंने उन पतले स्किन वाले मस्त चमकते सूप डम्पलिंग्स की तरफ इशारा किया। आंटी ने बताया तुझे सूप डम्पलिंग्स पसंद है और मुझे ये बनाने आते हैं, जरा टेस्ट करके बता कैसा है। बाई निंगबिंग का चेहरा एकदम टाइट था। तू बोले टेस्ट कर तो मैं टेस्ट करूं, इसमें मेरी औकात कम नहीं हो जाएगी। पर एंड में उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक गरम गरम सूप डम्पलिंग उठा लिया और जल्दी से अपने मुंह में डाल लिया। वो डम्पलिंग अंदर से बहुत गर्म था। उसकी जीभ जल गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिगड़ने लगे। पर अगले ही सेकंड उसने अपना ठंडा चेहरा बनाकर पीठ घुमाई। मैं भी हैरान रह गया। मैंने इसे बस टेस्ट करने को बोला था, ये नहीं बोला था कि नंगे हाथों से सीधा मुंह में ठूस ले। मैंने जल्दी से प्लेट टेबल पर रखी, एक टिश्यू पेपर उठाया और उसके सामने चला गया। बाई निंगबिंग जल्दी से निकाल दे इसे मुंह से, बहुत गर्म है ये। बाई निंगबिंग ने पोकर फेस बनाकर मुझे देखा और सिर हिलाया। वो किसी भी कीमत पर मेरे सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। मैं बेबस होकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है मैं पीछे घूम जाता हूँ, नहीं देखूंगा। तू जल्दी से थूक दे इसे, सच में बहुत गर्म है, कहीं तेरा मुंह ना जल जाए। मैं पीछे घूम गया और उससे अपनी पीठ कर ली। अब बाई निंगबिंग से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जल्दी से मुंह खोला और वो पूरा गर्म डम्पलिंग डस्टबिन में थूक दिया और तेजी से अपने हाथों से मुंह के पास हवा करने लगी। खाते वक्त मैं कंटिन्यूसली अपने चॉपस्टिक से बाई निंगबिंग के बाउल में खाना डाल रहा था। बाई निंगबिंग ये वाला टेस्ट कर। बाई निंगबिंग मेरे इस बिहेवियर से इतनी शर्मा गई कि उसके कान लाल हो गए और वो चुपचाप बस अपना सिर झुकाकर खाती रही। मैडम बाई साइड में बैठी ये सब देखकर खुशी से पागल हो रही थी। हाय हाय, लगता है इनकी शादी का चांस अब पक्का है। एक ऑकवर्ड पर अच्छी सुबह का नाश्ता खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आकर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था, तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ और फिर लगातार वाइब्रेट होने लगा। ग्रुप चैट में मैसेजेस आ रहे थे। ब्यूटीफुल गर्ल्स नाम के उस ग्रुप में सू वान रॉ ने सबको टैग किया। बहनों, कईयांग अम्यूजमेंट पार्क के हॉन्टेड हाउस में उन्होंने नए और खतरनाक एलिमेंट्स ऐड किए हैं, क्या बोलती हो? सब एक साथ चले उधर मजा करने। मू वानिंग ने सबसे पहले हामी भरी। क्यों नहीं जाएंगे भैया, मैं और गु किंग हान वैसे भी वहीं आसपास ही हैं। मुझे अंदर से फील हो रहा था कि शायद ये लोग भूल गए थे कि इस ग्रुप में मैं भी हूँ। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि सू वानडो ने मेरा नाम ले लिया। फांग युआन, तू और बाई निंगबिंग दोनों एक साथ यहाँ आ जाओ। मैंने सोचा घर पर बैठकर वैसे भी पक ही जाऊंगा, तो उससे अच्छा बाहर घूमने ही चले जाता हूँ। मैंने भी हाँ कर दिया। ठीक है, और जाकर बाई निंगबिंग का दरवाजा नॉक किया। बाई निंगबिंग ने जैसे ही नॉक सुना, उसकी बॉडी अचानक से स्टिफ हो गई। मैं दरवाजे पर खड़ा था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके कानों के किनारे एकदम लाल थे। मेरी आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं। चल बाई निंगबिंग, बाहर घूमने चलते हैं। हम दोनों, लड़का हैंडसम और लड़की खूबसूरत, जब हम अम्यूजमेंट पार्क में घुसे तो सब लोगों की नजरें बस हमारी तरफ ही आकर टिक गई। सू वानरॉ और मू वानिंग वहां पहले से पहुंच चुकी थी। हम दोनों को देखते ही उन्होंने हाथ हिलाकर बुलाया। सू वानरॉ का आज फुल खतरनाक चीजें ट्राई करने का मुंह था। हॉन्टेड हाउस में घुसने से पहले उसने एक आइडिया दिया, क्यों ना हम पहले रोलर कोस्टर ट्राई करें। मैंने इंस्टिंक्टिवली बाई निंगबिंग की तरफ देखा। अगर मुझे ठीक से याद था तो बाई निंगबिंग को हाइट से डर लगता था। जैसे ही बाई निंगबिंग ने सू वानरॉ को रोलर कोस्टर बोलते सुना, उसका दिल उछलकर सीधा मुंह में आ गया। जब उसने देखा कि मैं उसे घूर रहा हूं तो उसकी हवा में उड़ती ईगो बीच में आ गई और उसने एक ठंडी घूरती हुई आवाज में बोला, तुझे ये तो नहीं लग रहा कि मैं डर रही हूँ? मैंने अपनी भावें उचकाई। लग तो वही रहा है, छोटी बच्ची अपनी ईगो के चक्कर में ऐसी तैसी करवा लेगी अपनी। लगता है सू वानरॉ और बाकी सबको भी नहीं पता कि इसे हाइट से डर लगता है, क्योंकि मैडम एक्टिंग करने में तो गॉड लेवल है। मैं थोड़ा मुस्कुराया। नहीं, मैं ऐसा क्यों
सोचूंगा, मुझे खुद इससे थोड़ा डर लगता है। मेरी बात सुनकर बाई निंगबिंग को अचानक जैसे अपनी इज्जत बचाने का एक सस्ता बहाना मिल गया। वो अभी ये बोलने ही वाली थी कि तो ठीक है, मैं यहाँ रुकर तेरा ध्यान रखती हूँ, कि अचानक सू वानरो बीच में टपक पड़ी। टेंशन मत ले फांग युआन, ऊपर जाकर तू मेरे साथ बैठना, मैं तुझे हिम्मत दूंगी। मैंने देखा कि बाई निंगबिंग का चेहरा एकदम उतर गया था। मैं चाहकर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। बाई निंगबिंग एक सेकंड के लिए बस मुझे घूरती रह गई। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि शायद मैंने उसके डर को पकड़ लिया है। उसने झटके से अपनी पीठ सीधी की, सू वानरो को एक ठंडी नजर से घूरा और ठंडे टोन में बोली, अगर खेलना है तो जल्दी चलो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। उसकी टांगे काफी लंबी थी, चलने का स्टाइल चिल था पर स्पीड तेज थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर टाइम निकल चुका था। वो जाकर टिकट भी ले आई थी। मैं जल्दी से भागकर उसके पीछे गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उसे डर नहीं लगता। बाई निंगबिंग जानबूझकर फर्स्ट रो में बैठी और उसने मुझे भी वहां खींच लिया। सू वानरो और मू वानिंग दोनों बीच में बैठे थे। अपनी सीट बेल्ट और लॉक टाइट करने के बाद बाई निंगबिंग ने अजीब सा मुंह बनाते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, अगर डर लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए हाथ पकड़ सकता है। मैंने साइड से बाई निंगबिंग को देखा और खुद आगे बढ़कर अपना हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। ठीक है, थैंक यू। मेरी हथेली की गर्माहट फील करते ही बाई निंगबिंग एक सेकंड के लिए सुन पड़ गई। फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियां बंद होने लगी और उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। ऊपर से मोहतरमा मुझे तसल्ली देते हुए बोली, थोड़ी देर बाद अगर डर लगे तो आंखें बंद कर लेना, मेरा हाथ पकड़े रहना, कुछ नहीं होगा। मैंने उसके चेहरे से टपकता पसीना देखा। मुझे पता था कि उसकी खुद की हवा टाइट हो रखी है। ये देखकर मेरा दिल बिल्कुल पिघल गया था। खुद डर के मारे हालत खराब थी पर फिर भी स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रही थी और मुझे तसल्ली दे रही थी। शायद यही वजह थी कि मैं बाई निंगबिंग से प्यार करता था और इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं था। चाहे वो कितनी भी नखरे दिखाए, मुंह से कभी नहीं मानेगी कि वो मेरी फिक्र करती है, पर उसके एक्शंस हमेशा मेरे लिए बेस्ट होते थे। मैंने हल्के से बड़बड़ाते हुए कहा, थैंक यू बाई निंगबिंग। बाई निंगबिंग ने अपने होंठ दबाए, उसके कान गरम और लाल हो चुके थे। उसने धीमी आवाज में कहा, कोई बड़ी बात नहीं है। बीच में बैठे सू वानरो और बाकी दोनों को लग रहा था जैसे उन्हें जबरदस्ती टन्स ऑफ रोमांस ठूंसा जा रहा हो। मू वानिंग के होठों पर एक शैतानी हंसी आ गई। निंगबिंग तो पक्का इसके प्यार में गिर चुकी है। सू वानरो और गू किंगहान ने एक दूसरे को देखा, जैसे बोल रही हो कि क्या ये साफ साफ नहीं दिख रहा। वो सब बचपन से एक साथ पले बड़े थे पर उन्होंने आज तक बाई निंगबिंग को किसी लड़के के साथ इतना अच्छा बिहेव करते नहीं देखा था। जैसे ही रोलर कोस्टर स्टार्ट हुआ, बाई निंगबिंग का दिल उछलकर उसके गले तक आ गया। उसने एक सेकंड में मेरा हाथ जोर से जकड़ लिया और अपनी आंखें टाइट बंद कर ली। उसे डर था कि कहीं वो चिल्ला ना पड़े, इसलिए उसने अपने होठों को जोर से दबा लिया था। मुझे तो बचपन से ही ये खतरनाक राइड्स पसंद थे। मुझे रोलर कोस्टर से घंटा डर नहीं लगता था। अपने कानों के पास से गुजरती हवा को फील करते हुए मैंने साइड में बाई निंगबिंग को देखा। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसके खूबसूरत होठ आपस में दबे हुए थे। मैंने भी उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। रोलर कोस्टर ऊपर नीचे हो रहा था। जब भी राइड किसी ऊंचाई से नीचे गिरती, बाई निंगबिंग की तो जैसे जान निकलने लगती थी। जब रोलर कोस्टर रुका तो बाई निंगबिंग की पूरी बॉडी की एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। उसकी टांगे ऐसी जली बन गई थी कि पूछो मत। बस अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो किसी तरह खड़ी थी, वरना कब की जमीन पर गिर चुकी होती। रोलर कोस्टर से उतरने के बाद भी बाई निंगबिंग मेरा हाथ पकड़े हुए थी। उसका छोटा सा चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। सू वानरो और बाकी सबका अभी मन नहीं भरा था। उन्हें एक बार और राइड करनी थी। बाई निंगबिंग मरते दम तक दोबारा उस पर नहीं बैठना चाहती थी, पर वो मेरे सामने फट्टू भी नहीं दिखना चाहती थी। जब वो अंदर ही अंदर इस टेंशन में फंसी हुई थी, मैंने बहुत प्यार से सू वानरो से कहा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं नहीं खेल रहा अब। ये सुनते ही बाई निंगबिंग के अंदर जैसे जान आ गई। उसने बिल्कुल चिल होने की एक्टिंग करते हुए कहा, जब तुझे इतना ही डर लग रहा है तो मैं भी नहीं जा रही, मैं तेरे साथ यहीं नीचे रुकी हूँ। उसके ये बोलते ही सू वानरो और बाकी सब उसकी फिरकी लेने लगे। बाई निंगबिंग को कुछ याद आया और उसने शर्म से चिढ़ते हुए कवर करने की कोशिश की। मेरी मॉम ने मुझे इसका ध्यान रखने बोला है, तुम लोग कुछ फालतू मत सोचना। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। उसके इस अजीब से बहाने ने उसके गालों को और लाल कर दिया। उसके कान आग की तरह गर्म हो रहे थे। उसे डर था कि कहीं मैं उसके दिल की हलचल ना पढ़ लूं। मुझे तो उसके दिल का हाल पहले से ही पता था। वो नखरे दिखा रही थी और मैं उसके नखरों के साथ खेल रहा था। हाँ, सही कह रही है, तुम लोग फालतू दिमाग मत लगाओ, हम दोनों की फैमिली काफी क्लोज है। मेरे मुंह से ये बातें सुनकर पता नहीं क्यों बाई निंगबिंग का मूड थोड़ा अजीब सा ऑफ हो गया। रोलर कोस्टर फिर से स्टार्ट हुआ और उन 3 कबाब में हड्डी को अपने साथ ले गया। मैंने अपने उस हाथ की तरफ देखा जिसे बाई निंगबिंग ने पकड़ रखा था और उसकी टांग खींचते हुए बोला, बाई निंगबिंग, मेरा डर खत्म हो गया, अब तू हाथ छोड़ सकती है। कैसा हाथ? मेरी नजरों का पीछा करते हुए बाई निंगबिंग ने नीचे देखा कि हमारे हाथ अभी तक जुड़े हुए हैं। जैसे उसे करंट लग गया हो, उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। हम दोनों साइड वाली बेंच पर बैठकर सू वानरो और बाकी दोस्तों का वेट करने लगे। बाई निंगबिंग ने अपनी लंबी टांगे आगे की और आलसी की तरह बेंच पर टेक लगा ली ताकि वो रोलर कोस्टर
कोस्टर के उस खौफनाक एक्सपीरियंस से बाहर आ सके। मैंने अपना फोन निकाला और केकिंग से चैट करने लगा। मैंने नोटिस किया कि केकिंग मुझसे अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए काफी कंफर्टेबल हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी पर्सनालिटी को इतना बदल दिया। अब वो गेम वाली पुरानी केकिंग बिल्कुल नहीं थी, इसलिए हमारी चैट थोड़ी लंबी चल पड़ी। बाई निंगबिंग आंखें बंद करके आराम कर रही थी। उसे फील हुआ कि मैं बहुत ज्यादा ही चुप बैठा हूं, तो उसने हल्की सी आंख खोलकर मेरी तरफ देखा। और साला किस्मत देखो, उसकी नजर सीधी मेरी फोन की स्क्रीन पर केकिंग के नाम पर पड़ी। वो 2 अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह चुभे। बाई निंगबिंग 1 सेकंड में सीधी होकर बैठ गई। उसकी खूबसूरत भावें सिकुड़कर एक अजीब सी शेप में आ गई और उसका मूड एकदम खराब हो गया। फांग युआन, मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। बाई निंगबिंग मेरी नजरों से थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, तुझे नहीं लगता कि तेरी ये औकात थोड़ी बदतमीजी वाली है? मैं टोटली हैरान था। मैंने क्या बदतमीजी कर दी? जब मैं सोच रहा था तो मेरे हैंडसम चेहरे पर पूरी तरह कंफ्यूजन छाई हुई थी। मेरी आंखों में आंखें डालते ही बाई निंगबिंग को लगा जैसे उसके दिल में करंट दौड़ गया हो। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया और थोड़ी दबी हुई आवाज में बोली, मैं तेरे बगल में बैठी हूँ, आखिर हम दोस्त तो है ना? तू अपनी दोस्त को इग्नोर मारकर बस अपने फोन पर चैट करने में लगा हुआ है। क्या ये इज्जत देने वाला काम है? मुझे अचानक लगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैंने फोन पर चैट इसलिए शुरू की थी क्योंकि खाली बैठना बोरिंग लग रहा था और बाई निंगबिंग वैसे भी आंखें बंद करके आराम कर रही थी। पर मैं अपना टारगेट थोड़ी भूला था। मैं बाई निंगबिंग को और नखरे दिखाने देना चाहता था, ये देखने के लिए कि वो कब तक एटीट्यूड झाड़ती है और कब मानेगी कि वो मुझसे प्यार करती है। इसलिए मैंने जल्दी से फोन जेब में डाला और पूरी ईमानदारी से बोला, सॉरी यार, आगे से नहीं करूंगा। बाई निंगबिंग एकदम सुन्न पड़ गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा। तू गुस्सा है क्या? बाई निंगबिंग मेरी इन रोमांटिक नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अजीब तरीके से 2-3 बार खांसी मारी और बिना मूड के बोली, रोलर कोस्टर रुक गया है, चल चलते हैं, हम हॉन्टेड हाउस जाएंगे। हॉन्टेड हाउस में घुसने से पहले मैंने अपने चेहरे पर एकदम सीरियस लुक बनाया। थोड़ा डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, बाई निंगबिंग, सच बताऊं तो मेरी भूत प्रेत से बहुत फटी है। बाई निंगबिंग ये बोलने ही वाली थी कि तो फिर चल ही क्यों रहा है, पर मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और ऐड किया, पर यार खेलने की चुल भी बहुत मची है। बाई निंगबिंग ने थोड़ा दिमाग लगाया और फिर चुपचाप अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, तो क्या मैं तेरा हाथ पकड़ लूं? अपना प्लान सक्सेसफुल होते ही मेरे होठों पर एक चालू मुस्कान आ गई। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उसका हाथ पकड़ा और बोला, थैंक यू बाई निंगबिंग। बाई निंगबिंग का दिल फिर से पागलों की तरह धड़कने लगा। प्लान तो ये था कि पांचों मिलकर जाएंगे, पर सुवानरो और मू वानिंग से हमारा ये रोमांटिक ड्रामा और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो लोग पहले ही भूत बंगले में निकल लिए। गू किंग हान सबसे पीछे थी। मैं और बाई निंगबिंग एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रहे थे। थोड़ी देर बाद पता नहीं गू किंग हान कहाँ गायब हो गई। हॉन्टेड हाउस के अंदर घुप अंधेरा था, इसलिए बाई निंगबिंग को पता ही नहीं चला कि मैं कितनी कमीनी हंसी हंस रहा था। अचानक पीछे से किसी अजीब चीज की आवाज आई। मेरा फर्स्ट रिएक्शन घूमकर एक बड़ा किक मारने का था, पर अगले ही सेकंड मुझे ध्यान आया कि बे, ये तो हॉन्टेड हाउस है, वो पक्का कोई स्टाफ मेंबर होगा। मैंने अपने उस गुस्से और इंस्टिंक्ट को फोर्सफुली दबाया और एक जोर की चीख मारकर सीधा बाई निंगबिंग के गले लग गया। मेरे पीछे वाकई स्टाफ का बंदा था जो बिना सिर वाले भूत के कॉस्ट्यूम में था। मेरे अचानक से उसे गले लगाने पर बाई निंगबिंग की बॉडी बिल्कुल जम गई। वो इतनी टेंशन में थी कि रिया करना भूल गई। थोड़ी देर बाद बाई निंगबिंग को याद आया कि उसे मुझे तसल्ली देनी थी, पर उसके हाथ हवा में थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ रखे। उसने थोड़े ऑकवर्ड तरीके से मेरी पीठ पर थपथपाया। उसकी आवाज आम दिनों के हिसाब से 100 गुना ज्यादा प्यार भरी और मीठी थी। डर मत, मैं हूं ना। मैं मन ही मन हंस पड़ा। मैंने उसे बाहों में और जोर से कस लिया। एकदम मस्त डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, बाई निंगबिंग, बड़ी फटी है यार, अच्छा हुआ तू मेरे पास है। अंधेरे के कारण उसे मेरे एक्सप्रेशन दिख नहीं रहे थे। बाई निंगबिंग ने आवाज थोड़ी और हल्के की और दिलासा दिया, तो तू मेरे पीछे रहे और थोड़ा मेरे क्लोज रहना। मैं और भी शैतानी हंसी हंसने लगा। मैंने दोबारा उसका हाथ पकड़ा, उंगलियों में उंगलियां डाली और आगे बढ़ने लगा। शुरू में मेरी फटू होने की एक्टिंग इतनी गॉड लेवल थी कि बाद में जब भी कोई भूत बन के डराने आता, बाई निंगबिंग खुद आगे आकर मुझे कसकर गले लगा लेती थी। भूत बंगले से बाहर निकलते ही मैंने बाई निंगबिंग का चेहरा देखा। उसका चेहरा इतना लाल हो चुका था कि मैं बस हैरान रह गया। सुवानरो, मू वानिंग और गू किंग हान पहले से ही बाहर एग्जिट पे हमारा वेट कर रहे थे। बाई निंगबिंग का टमाटर जैसा चेहरा देखकर वो तीनों कमीनों की तरह जोर जोर से हंसने लगे। सुवानरो ने तो सीधा उसकी तरफ उंगली पॉइंट की। निंगबिंग, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों रखा है? पीटी पीरियड चल रहा था। बाई निंगबिंग स्कूल के गार्डन वाले हिस्से के पास बैठी हुई थी। उसकी नजरें बार बार उन लड़कों के ग्रुप पर जा रही थी जो बास्केटबॉल खेल रहे थे। हॉन्टेड हाउस से निकलने के बाद 2 दिन गुजर चुके थे। इन 2 दिनों में बाई निंगबिंग मेरी आंखों में आंखें डालकर देख ही नहीं पा रही थी। भूत बंगले से निकलने के बाद उसका चेहरा ऐसा था जैसे खून टपक जाएगा। जब
सू वानरो ने उसकी फिरकी ली थी तो बाई निंगबिंग के मुंह से गुस्से में गालियां निकल गई थी। उसने चिढ़कर और शर्म को गुस्से से छुपाते हुए चिल्लाया था, कौन ब्लश कर रहा है इस फांग युआन की वजह से? बस एक बार गले ही तो मिली थी ना। उस वक्त वो शर्म के मारे हवा में उड़ रही थी। उसने मेरी वो हैरानी और शौक वाली नजरें भी देखी थी। ये सब याद आते ही बाई निंगबिंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी सू वानरो ने उसके कंधे पर थपकी दी। वो पास आकर टांग खींचते हुए बोली, अभी भी उसे ही ताड़ रही है? आंखें बाहर आ जाएंगी तेरी। मान लेने में क्या बुराई है कि तुझे फांग युआन पसंद है। ये सुनते ही बाई निंगबिंग ने नजरें घुमा ली। वो एक झटके में खड़ी हुई और इरिटेट होते हुए बोली, मुझे घंटा पसंद नहीं है वो, फालतू बकवास। ये बोलकर वो सू वानरो को वही छोड़कर सीधा क्लास की तरफ तेज कदम से निकल गई। हालांकि मैं बास्केटबॉल खेल रहा था पर मेरी फोकस जानबूझकर बार बार बाई निंगबिंग पर ही थी। उसके चिल्लाकर रिजेक्ट करने की आवाज थोड़ी तेज थी जो सीधा मेरे कानों तक पहुंच गई थी। जिस तरह से उसने शर्म छुपाने के लिए गुस्सा दिखाया था, बिना किसी शक के उसके दिल में बस मैं ही बसता था। कितनी जिद्दी और नखरे वाली आत्मा है ये। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने बास्केटबॉल बाकी क्लास के लड़कों को पकड़ा दी और सू वानरो की तरफ चलने लगा। बाकी लड़कों ने भी बाई निंगबिंग की वो चिल्ला के भड़ास निकालने वाली आवाज सुन ली थी। उन सब में से क्लास मॉनिटर लियू ने इस बात को सबसे ज्यादा डीपली लिया था। उसके बगल में बैठा उसका दोस्त जानता था कि लियू बाई निंगबिंग के पीछे पागल था। लियू, तुझे लगता है बाई निंगबिंग जिसके बारे में बोल रही थी वो फांग युआन ही था ना? अगर वैसा है इसका मतलब फांग युआन में कुछ स्पेशल तो नहीं है बे। भले ही इनकी बचपन की सेटिंग हो चुकी है पर बाई निंगबिंग उसे पसंद नहीं करती। लियू ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो पूरी तरह मेरी तरफ घूर रहा था। उसने ठंडे टोन में कहा, बाई निंगबिंग किसे पसंद करती है इससे मेरा क्या लेना देना। जो भी है वो मैं नहीं हूँ और वो फांग युआन तो पक्का नहीं हो सकता। ली चैंगोंग ने अपना मुंह टेढ़ा करके स्मिर किया। अरे ऐसा नहीं है बे, तू अपना फुल ट्राई मार, अपना भौकाल दिखा थोड़ा। एक ना एक दिन बाई निंगबिंग तेरे आगे जरूर घुटने टेक देगी और तुझ पे पिघल जाएगी। लियू ने मजे लेते हुए मुंह बनाया। तो फिर मेरा चांस तो बिल्कुल जीरो है भाई। फांग युआन क्या कम हीरो बन के घूमता है उसके आगे? ऊपर से इतना हैंडसम भी है। जब वैसा लड़का हर वक्त बाई निंगबिंग के सामने खड़ा हो तो उसे किसी और की शक्ल दिखेगी भी क्या? ली चैंगोंग ने हवा में फूंक मारी। अबे फांग युआन दिखने में सही होगा पर उसकी मार्कशीट का कोई भरोसा नहीं है। वो किसी थर्ड क्लास सिटी से ट्रांसफर होके आया है इधर। और बाई निंगबिंग अपने लिन हाई की टॉपर है। वो पक्का किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाएगी। अपना देख, तेरे मार्क्स क्लास में टॉप 5 में रहते हैं। बाई निंगबिंग के कॉलेज में तू भी इजीली पहुंच जाएगा। भाई स्कूल का प्यार कितना ही टिकता है, एक बार कॉलेज अलग हुए तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन खत्म समझो। ली चैंगोंग अभी और भौंकने ही वाला था कि लियू ने उसे बीच में टोक दिया। बस कर, बंद कर अपना बकवास, मेरा इस लफड़े से कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ मैं और सू वानरो मेन टॉपिक पर आ चुके थे। सू वानरो ने मेरे मुंह पर सीधा पूछा, तू निंगबिंग को पसंद करता है ना? मैं मुस्कुराया पर मैंने एक लफ्ज नहीं बोला। इस सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरी खामोशी देखकर सू वानरो के दिमाग के पर्दे फटने लगे और डेंजर बेल बजने लगी। ओए, तू कहीं निंगबिंग की फीलिंग्स के साथ गेम तो नहीं खेल रहा ना? अपनी औकात में रह। निंगबिंग तेरे इन गेम्स को हैंडल नहीं कर पाएगी, समझ गया? सू वानरो के चेहरे पर वो पैनिक देखकर मुझे बड़ी जोर से हंसी आ रही थी। मेरी उस ठहाके वाली हंसी के बीच में सू वानरो को मेरा फाइनल जवाब सुनाई दिया। घंटा गेम खेल रहा हूँ, मैं सच में उसे पसंद करता हूँ। सू वानरो एकदम हैरान हो गई। वही सेम टाइम पर बाई निंगबिंग क्लासरूम के बाहर कॉरिडोर के पास खड़ी थी। उसके दोनों हाथ रेलिंग पर टिके हुए थे। उसकी नजरें कंटिन्यूसली मेरी उस मुस्कुराहट पर अटकी थीं। उसके खूबसूरत होठ गुस्से में जोर से दबे थे। पता नहीं क्यों उसे मेरा वो हंसना एकदम आंखों में चुभ रहा था। मैंने सू वानरो के सामने इसलिए सच उगल दिया क्योंकि मुझे डर था कि अगर वो गलत समझ बैठी तो वो मेरे और बाई निंगबिंग के बीच दीवार बन जाएगी। पर फिलहाल मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि बाई निंगबिंग उस नखरे वाली लड़की को भनक भी लगे कि मैं उसे पसंद करता हूँ। कसम से इस बार तो मैं उससे ही पहले कन्फेस करवा कर रहूंगा। अपनी हंसी को किसी तरह कंट्रोल करने के बाद मैंने सू वानरो की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। देख, मैंने तुझे अपनी इतनी बड़ी सीक्रेट बता दी है, अब तुझे मेरा ये राज छुपा कर रखना होगा। पिंकी, प्रॉमिस कर। मुंह से उसने जरूर बोला कि क्या बचपना है, पर सू वानरो ने मुस्कुराते हुए मेरे साथ पिंकी प्रॉमिस कर ही लिया। ठीक है बाबा, प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगी, पर तुझे भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, तू बिंग बिंग का दिल कभी नहीं दुखाएगा। ये भी कोई बोलने वाली बात है? पूरी दुनिया बाई निंगबिंग को रुला सकती है पर मैं कभी सपने में भी उसे हर्ट करने का नहीं सोच सकता। दूसरी तरफ कॉरिडोर में उस लड़की की पतली और गोरी उंगलियों ने गुस्से से रेलिंग को कसकर पकड़ लिया था। उसका दिल पूरी तरह से एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन से भर चुका था। अब उसमें और वहां खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। वो गुस्से में क्लास के अंदर वापस चली गई। उसने सोचा कि पढ़ाई करके अपने दिमाग को डाइवर्ट करेगी, पर जैसे ही उसने किताब खोली
पता चला कि उसने वो चैप्टर पहले ही चार्ट रखा था, यहाँ तक कि उसे हर एक लाइन रख चुकी थी। सु वानरो से बात खत्म करने के बाद मैंने टाइम देखा, पीटी पीरियड खत्म होने में अभी 10 मिनट बचे थे। मुझे याद आया कि बाई निंगबिंग को गर्मी कितनी जल्दी लगती है, तो मैं भागकर कैंटीन गया और उसके लिए एक एकदम ठंडी बर्फ जैसी पानी की बोतल ले आया। जब मैं क्लास में घुसा, बाई निंगबिंग अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो रही थी। उसके नरम बाल उसके हाथ पर बिखरे हुए थे। वो थोड़ा साइड की तरफ मुड़कर लेटी हुई थी और उसका चेहरा ठीक रास्ते की तरफ था। मैं चुपचाप जाकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। पहले मैंने सोचा था कि वो सच में सो रही है तो मैं उससे तंग नहीं करूंगा, पर बाई निंगबिंग से अंदर ही अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा था। जैसे ही उसे भनक लगी कि मैं क्लास में आ चुका हूं, वो बिना किसी वजह के भयंकर टेंशन में आ गई और जब मैं ठीक उसके बगल में आकर बैठा तो उसकी भड़कने और तेज हो गई। टेंशन इतनी बढ़ गई कि उसकी बंद पलकें हल्के से फटफराने लगी और मेरी ईगल आइज ने उसे ठीक उसी वक्त पकड़ लिया। अच्छा, तो मैडम सोने की एक्टिंग कर रही हैं। मेरी आंखों में एक शैतानी हंसी चमक उठी। मैंने वो ठंडी बर्फ जैसी पानी की बोतल हल्के से उसके गाल पर लगा दी। बाई निंगबिंग का चेहरा, जो पहले से गर्मी और टेंशन से लाल हो रहा था, अचानक ठंडक लगने से वो बुरी तरह चौंक गई। अब आगे भी सोने की एक्टिंग करना बहुत ज्यादा फेक लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, एकदम नींद से उठने वाली फेक एक्टिंग करते हुए बोली, क्या कर रहा है तू? मैंने वो ठंडी बोतल उसके चेहरे के आगे की, उसे हल्के से हिलाते हुए बोला, तेरे लिए ठंडा पानी लाया हूँ, पिएगी? बोलते वक्त मेरी नजरें पूरी तरह से बस उस पर ही अटकी हुई थीं। मेरी आंखों का वो कातिलाना लुक ऐसे लग रहा था जैसे सीधा करंट मार रहा हो, जिसे देखकर बाई निंगबिंग का चेहरा शर्म से और ज्यादा टमाटर बन गया। जब उसे याद आया कि मैं ये पानी स्पेशली उसके लिए लाया हूं, तो लाल गालों के साथ साथ उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान भी आ गई। थैंक्स, मैं मुस्कुराया और मजे लेते हुए बोला, कोई ना। बाई निंगबिंग ने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया, एक घूंट पानी पिया और पता नहीं क्यों उस नॉर्मल पानी में उसे एक अजीब सी मिठास फील होने लगी। अगले ही दिन हमारे मंथली एग्जाम शुरू होने वाले थे। उसे याद आया कि उसने अपनी बुआ के सामने क्या हवाबाजी की थी कि वो इस बार क्लास के टॉप 10 में आकर दिखाएगी। इसलिए बाई निंगबिंग को अपनी वो शर्म और ऑकवर्डनेस साइड में रखनी पड़ी और उसने चुपचाप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले नोट्स मेरी तरफ बढ़ा दिए। मुझे अच्छी तरह याद था कि ये वही नोटबुक है जो उसने पिछली बार गुस्से में सु वानरो के हाथ से छीनी थी। उस वक्त ही मुझे समझ आ गया था कि वो मुझे ये नोट्स देना चाहती थी, पर क्योंकि सु वानरो ने मुझे पहले ही एक नोटबुक दे दी थी, इसलिए ईगो के चक्कर में उसने जान की बाजी लगा दी, पर किसी को देखने नहीं दिया कि उस नोटबुक में क्या है। मैं बस बिना कुछ बोले उसे घूरता रहा और मैंने नोट लेने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मुझे पता था कि ये क्या है, पर मेरी आंखों में एक जानबूझकर पूछा गया सवाल था। मेरे इस सवाली लुक को देखकर बाई निंगबिंग, जिसके दिल में पहले से चोर मचा था, उसके दिमाग में एक सेकंड में हजारों टेंशन वाले सवाल घूमने लगे, जैसे कि तूने ये मुझे क्यों दिया, किसी और को क्यों नहीं दिया, तू मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही है, तू मेरी आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं देख रही, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, वो आखिरी सवाल जो सीधा दिल पर वार करता था, क्या तू मुझे पसंद करती है? बाई निंगबिंग की आंखें एक सेकंड में फटी की फटी रह गईं। उसने एकदम ओवर रिएक्ट करते हुए झटके से अपनी सीट से खड़ी हो गई और उसने घबराकर अपनी नोटबुक वापस खींचने की कोशिश की, पर मैंने फुर्ती से नोटबुक पकड़ ली। क्या हुआ, इतना हाइपर क्यों हो रही है? बाई निंगबिंग की नजरें चोरों की तरह इधर उधर भाग रही थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी तरफ सीधा देखे। मेरी वो मीठी और सॉफ्ट आवाज इस वक्त उसके कानों में किसी खतरे की घंटी की तरह बज रही थी। उसे तुरंत एक बहाने की जरूरत थी, एक ऐसा बहाना जो थोड़ा लॉजिक वाला लगे। पर मैडम का दिमाग पूरी तरह जम चुका था। कुछ देर तक वहां एकदम अजीब सा सन्नाटा छा गया। माहौल पूरी तरह से ऑकवर्ड हो चुका था। आखिर में बाई निंगबिंग ने काफी मुश्किल से एक थर्ड क्लास बहाना ढूंढ ही लिया। ओए, क्या तू इसे डस्टबिन में फेंक देगा? मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं एकदम शॉक में था। भाई, क्या आइटम है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी बुरी तरह फट जाएगी। क्या सीधे सीधे मुंह खोलकर बोलना इतना मुश्किल था कि ये मैं तेरे लिए लाई हूँ? इसमें ऐसी क्या मौत आ रही थी इसे? अंदर ही अंदर मैं उसे गालियां दे रहा था, पर बाहर से मेरी चालू मुस्कान और चौड़ी हो गई। इतनी नई नोटबुक है, क्यों फेंकना इसको? फेंकने से अच्छा मुझे ही दे दे। मैं एकदम कातिलाना स्माइल कर रहा था। मेरी गहरी आंखों में एक अलग सा प्यार झलक रहा था और मेरी आवाज में एक अलग ही स्वैग और बेस था। अब इस आशिकाना माहौल में बाई निंगबिंग के पास मना करने का ऑप्शन ही कहाँ था। मेरे उस गॉड लेवल हैंडसम चेहरे के जादू के आगे उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए फ्यूज हो गया और बिना कुछ सोचे समझे उसके मुंह से सीधा निकल गया, ठीक है, थैंक्स। मैंने बड़े आराम से उसके हाथ से वो नोटबुक निकाल ली। जब बाई निंगबिंग के दिमाग की बत्ती दोबारा जली तो उसे समझ आया, यार कट गया मेरा, इसने फिर से मेरा पोपट बना दिया। मैंने प्यार से नोटबुक पर लिखे उसके नाम पर हाथ फेरा और एक हल्की हंसी के साथ पेज खोला। उसमें वही
उसकी जानी पहचानी खूबसूरत हैंडराइटिंग थी। बाई निंगबिंग ने भले ही आधी अधूरी नोटबुक मुझे पहले दी हो, पर इस गधी ने ये वाली पूरी दोबारा हाथ से लिखी थी। पहली वाली नोटबुक के मुकाबले ये वाली एकदम छान छान कर लिखी गई थी और इसमें हर एक सब्जेक्ट के नोट्स थे, जबकि ये वही आलसी लड़की है जिसे नोट्स कॉपी करने से सख्त नफरत थी। पागल लड़की कहीं की। एग्जाम में बस एक दिन बचा है और अब जाकर इसमें मुझे ये देने की हिम्मत आई है। मेरी इतनी फिक्र थी इसे, इतनी मदद करना चाहती थी, पर इस गधी ने ये दिमाग नहीं लगाया कि एक दिन में कोई इतनी सारी नोट्स कैसे चाट पाएगा। डेस्क के नीचे बाई निंगबिंग अपनी लंबी टांगें टेंशन में लगातार हिला रही थी, कभी सीधी तो कभी फोल्ड कर रही थी। बस यही चल रहा था उसका। अंदर ही अंदर उसकी फटी हुई थी, पर चेहरे पर एकदम आई डोंट केयर वाला ठंडा लुक चिपका रखा था। हालांकि वो बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही तो बुक थी, पर उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं उसकी पर्सनल सीक्रेट डायरी पढ़ रहा हूँ। उसे डर था कि कहीं मैं उसकी इस मेहनत और फिक्र को पकड़ ना लूं, और ऊपर से ये भी डर था कि कहीं मैं उसकी इस मेहनत को बिल्कुल इग्नोर ही ना कर दूं। मैं अचानक से ऐसी फटू और लाचार कब से हो गई। जब वो इन्हीं अजीबो गरीब ख्यालों में भटक रही थी, तभी उसके कानों में मेरी बड़ी प्यार भरी आवाज पड़ी, थैंक यू बाई निंगबिंग। मेरे मुंह से निकला उसके नाम का वो जादू। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने चाशनी में डुबोकर बोला हो। और सच बताऊं तो खाली थैंक यू बोलने और नाम लेकर बोलने में फर्क था। सिर्फ थैंक यू उतना पर्सनल नहीं लगता जितना उसके नाम के साथ बोलना लगता था। बाई निंगबिंग को थोड़ी शर्म आई। उसने ऑकवर्डली अपनी नाक खुजाई और एकदम फटी आवाज में बोली, इतना स्पेशल थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे भी इसे कचरे में फेंकने वाली थी, मेरे किसी काम का नहीं था। तुझे लेना है तो रख ले, शायद तेरे थोड़ा बहुत काम आ जाए। इसमें थोड़ा वक्त लगाकर पढ़ लेना इसे। बेहतर होगा तू पढ़ाई पर ध्यान दे, बजाय दूसरे लोगों से फोन पर लगे रहने के। मुझे पता था कि तारीफ सुनते ही ये लड़की शर्म से गड़ जाती है, तो मेरा उसकी फिरकी लेने का मन और कर गया। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ झुका, उसके एकदम पास गया। मैंने जानबूझकर अपनी स्पीड एकदम स्लो मोशन में रखी थी। मैं एक झटके में उसके पास नहीं गया। असली मजा तो उसी आहिस्ता आहिस्ता करीब जाने में था, ताकि उसके दिमाग की ऐसी तैसी हो जाए। बाई निंगबिंग को पहले ही भनक लग गई थी कि मैं उसके पास आ रहा हूँ, पर प्रॉब्लम ये थी कि मैं एक लफ्ज नहीं बोल रहा था जिसके के वो क्या रिप्लाई करे, जिससे थोड़ा नॉर्मल फील हो और माहौल अजीब ना लगे। पर जैसे जैसे मैं उसके करीब जाता गया, उसका मीटर डाउन होने लगा और दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन हो गई। उसके दिमाग में खतरनाक ख्याल आया, कहीं ये मुझे किस तो नहीं करने वाला। जैसे ही उसने इस डेंजर के बारे में सोचा, वो एक झटके में एकदम मूर्ति की तरह सीधी हो गई। आंखें ठीक सामने जमी थीं, इधर उधर भी नहीं। ऐसे बैठी थी जैसे कोई फौजी परेड में खड़ा हो। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देख भी सके। मैंने देखा कि टेंशन के मारे उसकी गर्दन की नसें तक बाहर निकल आई थीं। मेरे होठों पर वही शैतानी मुस्कान थी। आखिरकार मैं उसके बिल्कुल पास आ चुका था। बाई निंगबिंग ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी। मैंने अपना चेहरा उसके कान के ठीक पास किया। मेरी गर्म सांसें उसके कानों को छू रही थीं और मैं एकदम डीप और कातिलाना आवाज में बोला, बाई निंगबिंग, ये नोट्स सच में मेरे बहुत काम आएंगे। इस सब के लिए थैंक यू यार, तू वाकई में बहुत अच्छी है। मेरी गर्म सांसों से बाई निंगबिंग बुरी तरह कांप गई। उसके मुंह से एक सिसकारी निकली। उसने थूक निकला और झटके से मुझसे दूर सरकते हुए बोली, अगर तेरा काम बन रहा है तो बस काफी है, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मेरे तो कचरे का आइटम था वो। उसके शब्द आपस में टकरा रहे थे, आवाज फटी हुई थी। एक लाइन भी ढंग से पूरी नहीं कर पा रही थी मैडम। ये बोलने के बाद उसने ऐसी लंबी सांस ली जैसे दम घुट रहा हो और बोली, रास्ता दे, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मैंने हंसते हुए उसके निकलने के लिए जगह बना दी। मैं तो दांत फाड़कर पूरी तरह हंस रहा था। मैं उस दिन का वेट कर रहा था जब ये लड़की अपना नखरा और एटीट्यूड फेंक देगी। मैं इस लड़की के रगों से वाकिफ हो चुका था। मुझे पक्का यकीन था एक न एक दिन ये जरूर मानेगी कि ये मुझसे बेहद प्यार करती है।